आइए देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की लंबवत रखे गए किसी प्लेन से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए प्लेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे अगर ये वैद्युत क्षेत्र है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने कोई प्लेन रख दिया। क्या रख दिया? प्लेन रख दिया। तो इससे गुजरने वाली कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं? सपोज दिस इज 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ओके, तो ये तो हो गया डिफिनेशन, दिस इज डिफिनेशन। ये तो डिफिनेशन हो गया, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है शायद। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए प्लेन which is placed in a electric field perpendicular to the electric field। ओके, क्लियर। इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं? तो देखिए, अगर वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र कोई यूनिफॉर्म हो, अगर आइडियल केस की बात करें, मान लीजिए कि ये एक आइडियल केस लेके चलते हैं कि यह है एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और इसमें कोई प्लेन है जिसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिया गया। क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है, ओके, और यह एरिया मान लीजिए ए है। एरिया क्या है? ए है। तो एरिया वेक्टर आप जानते हैं अच्छे से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह है तो इसका और इसके परपेंडिकुलर यह रखा गया है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा? इधर ही होगा, जिधर जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो है डायरेक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या रखा गया? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो उस केस में जो फ्लक्स पास करती है वह उस केस में कितनी फ्लक्स पास करेगी, तो वह फ्लक्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह कैसी राशि है बच्चों? ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस होगी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एक अदिश राशि होगी। ठीक है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब इस केस की बात कर रहे हैं, तो कोई प्लेन है जिसका एरिया क्या है? ए है, और उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जा रहा है। किस में रखा जा रहा है? ई में रखा जा रहा है, और इस तरीके से रखा जा रहा है कि वह परपेंडिकुलर है। तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वह क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो उस केस में जो फ्लक्स होता है फाई ई, क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई ए के बराबर हो जाता है, ई ए के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, ई इंटू ए। ओके, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब इसको प्रूव करेंगे, कैसे फार्मूला आता है। ठीक है ना, या इसको हम लोग लिखते हैं, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो ई डॉट ए के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? ई डॉट ए के बराबर हो जाता है। या इसी को हम लोग लिखते हैं ई ए कास थीटा। कास थीटा इसका उपयोग कब होगा? जब मान लीजिए जो वैद्युत क्षेत्र है उससे जो प्लेन है नॉर्मल नहीं रखा गया है, कुछ एंगल बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, कुछ एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो उस केस में एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल 0 नहीं होगा। मान लेते हुए एंगल कितना हो? थीटा हो, तब ये आ जाएगा ई ए कास थीटा के। ई ए कास थीटा के। ओके, ई ए कास थीटा के। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। आइए इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं। तो एक वैद्युत क्षेत्र है ई है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें एक आर्बिट्रेरी सरफेस या आर्बिट्रेरी एक प्लेन रखा है जिसका एरिया, टोटल एरिया मान लेते हैं ए है।
तो इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी, कितने फ्लक्सेस होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इसका एरिया एलिमेंट लेते हैं DA, ठीक है, एक एरिया एलिमेंट लेते हैं DA। तो एरिया एलिमेंट लेंगे तो एरिया वेक्टर DA भी होगा, एरिया एलिमेंट DA होगा, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी दिशा में हो, थोड़ा इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा हम लोग अलग ले लेते हैं। यहाँ कहीं मान लीजिए एरिया वेक्टर इधर कहीं हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये कहीं हो, है ना, एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। तो एक बात अच्छे से समझें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है यह वैद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वैद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी को। तो अगर ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो इससे पास होने वाली जो वैद्युत फ्लक्सेस होंगी वह चूँकि बहुत छोटा है तो वह d phi e होगी, क्या होगी, d phi e होगी। और किसके बराबर होगा, अगर डेंसिटी E क्या है, डेंसिटी है मतलब यूनिट एरिया से पास होने वैद्युत बल रेखाओं की संख्या E है, वही इंटेंसिटी है, ठीक है। तो वह हो जाता है E डॉट DA, E डॉट DA। यह वैद्युत फ्लक्स की संख्या होगी इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा। तो पूरे पृष्ठ या पूरे प्लेन के, है ना, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या, या है ना, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन इज समेशन, कि छोटे सा यहाँ छोटे से एरिया का हमको पता चल गया, तो इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट को बनाते चलते करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो पूरे का हमें पूरे पृष्ठ से पास होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या मिल जाती है। ओके, तो समेशन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi e, और phi e इसका टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना, एरिया इंटीग्रेशन, ओके, एरिया सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट DA, E डॉट DA। E डॉट DA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E DA cos थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, E DA cos थीटा। और इंटीग्रेशन है ही सरफेस इंटीग्रल। तो E और cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, E cos थीटा बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ DA, है ना, एरिया इंटीग्रल ऑफ DA। पूरे DA छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ते चले जाएंगे, पूरा एलिमेंट पूरा कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। तो इसलिए अब यह क्या हो गया, यह आ गया आपका E cos थीटा और A के, या इसी को हम लोग लिखते हैं EA cos थीटा के, EA cos थीटा के। आगे बात समझ में। तो इस वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या आ गया, phi e इजकल टू हो गया EA cos थीटा। आ गया, प्रूव हो गया ये बात, EA cos थीटा। या इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो phi e इजकल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E और डॉट वेक्टर A। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक महाभारत की केस की बात लेते हैं। जैसे भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने बाणों का एक बहुत बड़ा झुंड, बहुत ही लार्ज कलेक्शन ऑफ एरोज, उन्होंने भीष्म की ओर जो है प्रहार किया और वे सारे बाण आकर के उनके सीने पर छलनी कर गए, बहुत सारे तीर, ठीक है। तो कितने तीर पास किए, कितने नंबर ऑफ एरोज उनके बॉडी से पास किए, है ना।
ठीक है। इन द सेम वो इसी तरीके से जैसे वैद्युत फ्लक्स आ रही है और हमने एक पृष्ठ रख दिया, कितने पृष्ठ उससे पास होकर कितने लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर, आ रही बात समझ में? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इजकल टू हो गया, फाई इजकल टू हो गया, फाई इजकल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा के। ठीक है, इसे कुछ केसेस हैं, उन केस की बात किया जाए। केस 1 हो गया। केस 1 ये है कि अगर क्या हो, वैद्युत क्षेत्र जो प्लेन है, जो हम प्लेन रख रहे हैं, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रही है और हमारा प्लेन ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। तो एरिया वेक्टर, पेन नहीं है हमारे पास, नहीं तो पेन से करके दिखाते हैं हम आपको। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। तो यानी दोनों के बीच का जो एंगल है ना, इसका मतलब क्या हो गया? एंगल बिटवीन, है ना, एरिया वेक्टर ए एंड ई इज इक्वल टू 0 के। क्या है? 0 है। और अगर 0 है तो तब फ्लक्स कितना होगा बच्चों? फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1। ओके, तब यहाँ फाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए के। और यह मैक्सिमम होगा। क्या होगा? यह मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे एरो आ रही है, अब बीच में ऐसे ही खड़े हो गए तो बहुत सारे तीर जाएंगे। अगर बीच में तिरछे होते तो 1-2 बाढ़ लगते, है ना। अभी दूसरा केस करेंगे जब 0 होगा, है ना। कब 0 होगा देखिए, आइए करते हैं। ओके, केस 2 क्या हो? जो हमारा प्लेन है, ये जो प्लेन है, प्लेन इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई के क्या है? पैरेलल है। ओके, अगर पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और हमारा प्लेन क्या है? अभी परपेंडिकुलर था, इसको पैरेलल कर दिया, ऐसे रख दिया, है ना। तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। देन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा। तब वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा बच्चों? फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा ई ए कॉस 90 डिग्री के। कॉस 90 का मान 0। ओके, तो 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। देन फ्लाई इजकल टू क्या हो गया? फाई इजकल टू क्या हो गया? 0। कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। ओके, वैद्युत बल लिखाएं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर थी, 90 डिग्री पर था, तो बहुत सारे फ्लक्सेस, मैक्सिमम फ्लक्स पास की, है ना। अब इसको पहला जो है, जो इसके पैरेलल कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, दोनों के बीच 90 डिग्री। तो देखिए सारी फ्लक्स इधर की ओर चली जा रही हैं, इससे कोई फ्लक्स पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। ओके, तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। भीष्म का केस करें तो भीष्म ऐसे हैं तो बहुत सारे तीर पास कर रहे हैं, ऐसे हैं तो थोड़े कम हैं, है ना। पैरेलल हो गए, ठीक है ना। अगर जो है लेट गए, है ना, पैरेलल, ठीक है, तो कोई भी एरो नहीं लगेगा, नो एरो। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स को बड़े अच्छे से समझ लिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेन टॉपिक, द हेडलाइन टॉपिक, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम, व्हाट इज गॉस थ्योरम? तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
गॉस थ्योरम क्या कहता है पहले समझ लेते हैं, फिर इसको स्टेटमेंट और मैथमेटिकल चीज़ों को समझेंगे हम लोग। गॉस थ्योरम एक्चुअली क्या करता है, कहते हैं कि कोई अगर एक क्लोज सरफेस हो, जैसे गुब्बारा है, सपोज कोई बच्चा है उसके पास गुब्बारे में हवा भरा है और उसके अंदर कोई चार्ज रखा गया है, मीन्स इफ़ देयर इज ए क्लोज सरफेस, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज है, कितना चार्ज है, 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम कहता है कि अगर आप हमें इतना बता दें कि उस बंद पृष्ठ चाहे कैसा भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अगर उसके अंदर आपने ये बता दिया कि कितने कूलम आवेश हैं, तो उस आवेश के कारण, चूँकि चार्ज है तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी। तो कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएँ निकलेंगी उस पूरे पृष्ठ से, यानी वैद्युत फ्लक्स। ओके, तो गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई जो है क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू हमें बता दी जाए, तो उसके कारण इस पूरे पृष्ठ से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगी, उसे हम आसानी से बता सकते हैं। कितना होगा ये बताता है गॉस थ्योरम, ठीक है। बहुत इजी सा है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर +Q आवेश रखा है, क्या रखा है, +Q आवेश, और ये पृष्ठ क्या है, बंद पृष्ठ, 3 डायमेंशनल है, लाइक ए बैलून, है ना। तो इस बंद पृष्ठ को ही गॉसियन, इस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ओके, तो गॉसियन सरफेस एक तरह से एक काल्पनिक सरफेस होता है, एक इमेजिनरी सरफेस हो जाता है, जो क्या करता है, किसी आवेश को क्लोज करता है, जिसके अंदर कोई आवेश रखा जाता है। और यह पृष्ठ, इस पृष्ठ को क्यों हम लोग ड्रा करते हैं, या क्यों क्या जरूरत पड़ती है, इस पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, या वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसके कैलकुलेशन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो आइए एग्जैक्टली देखते हैं। गॉस थ्योरम कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसमें Q आवेश रखा गया है, तो उस पूरे पृष्ठ से टोटल कितनी वैद्युत फ्लक्स पास करेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, वह कहते हैं कि वह होता है phi = Q/ε0। कुछ मत करिए, जितना आवेश है उसमें ε0 का भाग दे दीजिए, उतने ही वैद्युत फ्लक्स पूरे पृष्ठ से पास करेगी। आ रही बात समझ में? गॉस थ्योरम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स and the charge enclosed in a closed surface, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई आवेश है और इस आवेश के कारण कितनी वैद्युत फ्लक्स मिलेंगी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप देता है कौन, गॉस थ्योरम। क्लियर? ओके, तो ये होता है Q/ε0। आ रही बात समझ में? इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन प्रूव द गॉस थ्योरम। ओके, और इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की एक विशेषता है, एक्चुअली कोई किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन जब हम गॉसियन सरफेस लेते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, है ना। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से जरूर होके जाना चाहिए जिस पॉइंट पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट से होके जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गॉसियन सरफेस जहाँ तक हो सके जो आवेश है, जिस आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स का आपको कैलकुलेशन करना है, उस आवेश के सिमेट्रिक लें आप। क्या करें, उस आवेश के सिमेट्रिक लें। आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। सिमेट्रिक लें। क्यों सिमेट्रिक लेते हैं? सिमेट्रिक लेने से एक फ़ायदा है कि सपोज कि अगर हमारे पास ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स है, मतलब गोला है ना, गोला है, इसके चारों ओर अगर हमें कोई पृष्ठ, कोई गॉसियन सरफेस ड्रा करना है तो कैसा करेंगे कि सपोज ये पॉइंट है, तो यहाँ पर यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से r डिस्टेंस पर है, फिर अगला भी r डिस्टेंस पे। तो अगर इसको हम चारों तरफ सिमेट्रिक ड्रा करें तो क्या आएगा कि स्फीयर आएगा। क्या आएगा? स्फीयर। और इस पे सारे रेडियस बराबर होंगे। तो इस इसके सेंटर से
प्रत्येक बिंदु पर गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु समान दूरी पे होगा। समान दूरी पे होगा तो कूलॉम साहब के नियम के अनुसार उस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो समान होगी। और साथ ही साथ अगर कहीं पृष्ठ आप लेंगे कोई तो उसका जो एरिया वेक्टर ए होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, दोनों का डायरेक्शन भी एक ही होगा। दोनों का डायरेक्शन भी एक ही होगा। और तब जब फ्लक्स की बात करेंगे फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो यहाँ पर काश जीरो आएगा तो ई इंटू डी ए के बराबर आता है। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। तो गॉस थ्योरम समझ में आ गया। ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उसके अंदर क्यू आवेश है, उसके कारण टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा, उस बंद पृष्ठ से निकलते उस बंद पृष्ठ से कितने फ्लक्सेस पास करेंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो के। ओके। और साथ ही साथ हमने एक पृष्ठ के बारे में, गॉसियन सरफेस के बारे में बताया कि गॉसियन सरफेस क्या है, कि यह एक इमेजिनरी सरफेस है और इस इमेजिनरी सरफेस से कितनी फ्लक्सेस पास कर रही हैं, इसे बताता है गॉस थ्योरम। और गॉसियन सरफेस ड्रा करने के लिए जहाँ तक हो सके हम लोग सिमेट्रिक ड्रा करते हैं, है ना। और जो भी चार्ज है उसके सिमेट्रिक, जैसे पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल करेंगे, है ना। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉस सरफेस, या कभी कभी हम लोग जो है क्यूबिकल भी ड्रा करते हैं। तो दीज आर सम गॉसियन सरफेस। ओके। तो आई होप दैट you have clearly understood the Gauss theorem. ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गॉस थ्योरम हो गया फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो के। ओके। ये तो जस्ट डिफिनेशन हो गया। आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करके देखते हैं कि कैसे होता है, किस तरीके से गॉस ने कह दिया कि कैसा भी पृष्ठ लीजिए, हमको सिर्फ ये बताइए कि उसके अंदर आवेश कितना रखा है, तो हम ये बता देंगे कि कितना फ्लक्स पास करेगा उस पूरे पृष्ठ से। ये चमत्कार कैसे किया गया और कैसे कहा गया, तो इसके प्रूफ को देखते हैं। ओके। प्रूफ। ठीक है। प्रूफ के लिए आइए देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। क्या है? प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। ठीक है। प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। अगर आसानी से देखिए, अगर टेढ़ा मेढ़ा भी पृष्ठ आप जो है ड्रा करेंगे तो भी आएगा, है ना। लेकिन अगर अपने प्रॉब्लम को आसान करना चाहते हैं तो सिमेट्रिक ड्रा करिए। और अगर आप सिमेट्रिक ड्रा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? एक स्फीयर आएगा। अब इस स्फीयर पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एरिया एलिमेंट लेते हैं। यहाँ इसको लेते हैं डी ए। इस पॉइंट पी पर सपोज करिए पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट पी है, इसका सेंटर पॉइंट या कहीं भी उस एक छोटा सा एलिमेंट हम क्या ले लिए? डी ए। ये डी ए एरिया है। ओके। तो इसको एक पॉइंट पी से, जो इसका पॉइंट पी है, पी से होकर के से मिला दिया हमने। ठीक है। मान लेते हैं कि रेडियस ये जो आर है, कितना है? आर है। तो बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही हो जाएगा, बाहर की ओर, है ना। और अगर ये डी ए है तो एरिया वेक्टर डी ए किधर होगा बच्चों? वो भी इधर ही होगा। क्या होगा? इधर ही होगा। ठीक है। तो हमारे पास प्लस क्यू आवेश दे रखा है, उसके चारों ओर हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया। गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट डी ए लिया। उस डी ए को उसके सेंटर से ये जो प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए कि ओ पे रखा गया, ओ, और उस पर गॉसियन सरफेस पे एक पॉइंट पी ले लिया, दोनों को मिला दिया। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना? आर है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जो पॉइंट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगा और उस पृष्ठ के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी, है ना। तो कितना फ्लक्स पास करेगा? फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना फ्लक्स पास करेगा उस एरिया फ्लक्स थ्रू
फ्लक्स थ्रू डी ए, एरिया एलिमेंट डी ए से कितना फ्लक्स पास करेगा। ओके, तो उसे हम लिखेंगे डी फाई ई। डी फाई ई इजकल टू क्या होगा बच्चों, ई डॉट डी ए के, ई डॉट डी ए के। ये तो हो गया इस छोटे से एलिमेंट के कारण। तो पूरे सरफेस से कितने फ्लक्स पास करेगी, देन टोटल फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा बच्चों, फाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल है ना, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए के, ई डॉट डी ए के, ठीक है ना, क्लोज इंटीग्रेशन है ना, ई डॉट डी ए के। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस क्या 0 डिग्री है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया ई और डी ए के, ठीक है। ई को बाहर निकाल लें तो इंटीग्रेशन ई, ओ सॉरी ये हो गया हमारा ई और इंटीग्रल डी ए, क्लोज इंटीग्रल डी ए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा ई इंटू ए के। तो फाई ई इजकल टू हो गया ई इंटू ए के, बात समझा, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ई इंटू ए के। कुल पूरे पृष्ठ से कितने फ्लक्स पास की, ई इंटू ए के। ए क्या है, एरिया है इसका, है ना, उस गोले का पूरा पृष्ठ है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस पॉइंट पे। तो आइए दोनों का मान रख दिया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर Q आवेश है और यहाँ से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कूलम्ब्स के नियम के अनुसार E इजकल टू क्या हो जाता है बच्चों, E इजकल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर। और A का मान कितना होगा, पूरा पृष्ठ कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई R स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर के। तो इन दोनों की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रख दें तब फाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ई का मान लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर, है ना, और इसको ए का मान लिखेंगे 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाई ई इजकल टू क्या आ गया, ऊपर बचा Q, नीचे बचा एप्सिलॉन 0, तो Q/एप्सिलॉन 0 इति सिद्धम, है ना, इति सिद्धम, प्रूव्ड, इति प्रूव्डम। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गॉस थ्योरम को अच्छे से प्रूव कर लिया, गॉस थ्योरम को समझ लिया, गॉस थ्योरम को प्रूव भी कर लिया। कैसे प्रूव किया, सिमेट्रिक सरफेस लेके प्रूव किया। सिमेट्रिक सरफेस ना लेकर के गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक लिया, आसानी से हो गया। अगर नॉन सिमेट्रिक भी लेते हैं आप, उस केस में भी प्रूव किया जा सकता है, आसानी से प्रूफ हो जाएगा, है ना। देख लीजिएगा आपकी टेक्स्ट बुक में नॉन यूनिफॉर्म से भी करके रखा है, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसको प्रूव करके आपको बता भी सकते। आइए 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है ना। लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं आज के लिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशन है, पहले मैंने बता रखा है कि गॉस थ्योरम क्या करता है, यह फ्लक्स की संख्या बता देता है, और जैसे फ्लक्स की संख्या मिलती है तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। अलग अलग शेप के चार्जेस होंगे, कहीं एक रॉड होगा, कहीं एक शीट होगी, कहीं एक स्फीयर होगा। चार्ज अलग अलग आवेशित ऑब्जेक्ट होंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे, और उनके कारण अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाता है। और ऐसा करने के लिए गॉस का जो थ्योरम है इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी यूजफुल। तो इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि गॉस थ्योरम के आधार पर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 ये कहता है कि XYZ, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है।
एक्स वाई और जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस है, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है E = टू, ई का मान दे रखा है, ठीक है, 1 मिनट, ई का मान देखा है 634, ठीक है ना, 6i + 4j + 5k, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे है आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए x की दिशा में यूनिट वेक्टर i होता है, y के एलांग यूनिट वेक्टर j होता है और z के एलांग यूनिट वेक्टर k होता है। अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो 11th की बुक्स को उठाइएगा, उसमें यूनिट वेक्टर के बारे में बता रखा है, और जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ इन चीज़ों को और आप अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक वेक्टर 6i 4j 5k है, तो 6i मीन 6 यूनिट इधर आइए i की तरफ, 4 इधर जाइए और 5k की तरफ आइए, है ना, यहाँ कहीं। तो कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ से 5 यूनिट, यहाँ कहीं पॉइंट है, इसको मिलाएंगे तो ये, तो कुछ इस तरीके से ऐसे, अब ये 3 डायमेंशनल मैं ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे कुछ आ रही हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, फाइंड आउट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए प्लेन, कोई प्लेन है, ए प्लेन इन YZ है ना, YZ प्लेन, YZ जो प्लेन है इसमें एक प्लेन ले रखे हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स, 20 यूनिट का है, 20 यूनिट का है, ओके, लेट्स सी, हाँ ठीक है, 20 यूनिट। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इधर की ओर जा रहा है, और YZ प्लेन में एक हमारे पास प्लेन है, सपोज यही प्लेन है, ये 20 यूनिट का है, तो इससे कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास करेंगे, टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू द प्लेन, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं। क्या होता है विद्युत फ्लक्स, क्या होती है बच्चों, फाई = क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यही होता है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ई तो हमें पता है, एरिया नहीं पता, एरिया वेक्टर। तो देखिए अगर y और z प्लेन में ये है, ये जो प्लेन है हमारा, है ना, वह क्या है, YZ प्लेन में है, इसका जो इसको अगर एरिया वेक्टर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि इसके लंबवत होगा बाहर, मतलब x की ओर होगा, मतलब i होगा, है ना, 20 यूनिट है तो 20i होगा, यानी तब एरिया वेक्टर A = क्या हो गया बच्चों, 20i के। अब तो आप लगा सकते हैं, और E दे ही रखा है, E = दे ही रखा है 6i + 4j + 5k के, यही है। तो इसलिए यहाँ सॉल्व करता हूँ, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई = क्या हो गया बच्चों, E.A के, E क्या हो गया हमारा, हो गया 6i + 4j + 5k, ओके। और डॉट प्रोडक्ट यहाँ कर लेंगे आप, सिर्फ 20i है, बाकी सब क्या है, 0 है। तो जो लोग जान रहे हैं कैसे i j का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ले जाता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये हो गया हमारा 20i + 0j लिख सकते हैं समझने के लिए, 0j + 0k, है ना। तो आपको पता ही है कि जब डॉट प्रोडक्ट i का i में लेते हैं तो 1 आता है, j का j में 1 आता है, k का k में, और एक दूसरे से 0 हो जाते हैं, 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो सिर्फ 6i और इस सब का जो है मिले 6 × 20 लिखेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है ना, यूनिट हो जाएगा,
120 यूनिट, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे। तो यही फ्लक्स की संख्या हो गई, यही फ्लक्स की संख्या हो गई। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो इसको नोट कर लें और अपने भी सॉल्व करने की कोशिश किए, अपने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक क्यूब है। क्या है? क्यूब। एक क्यूब है। क्या बच्चों? एक क्यूब है। उस क्यूब के अंदर प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं, एक चार्ज रख रहे हैं जिसका मान कितना है? क्यू है। ठीक है, कितना चार्ज रख रहे हैं? क्यू कूलाम रख रहे हैं। और सवाल है फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। ठीक है, प्रत्येक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, आज इतना सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो अगर कहीं और इसमें क्या है? चार्ज क्यू, तो इसमें दो क्वेश्चन एक्चुअली बनते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू इज इनसाइड। क्या है? इनसाइड, अंदर रखा गया, कहीं यहाँ कहीं सेंटर पे रखा गया है प्लस क्यू। ठीक है, इनसाइड रखा गया है। तो कितना, प्रत्येक फेसेस से कितने फ्लक्स पास करेंगे? यहाँ से देखिए फ्लक्स इधर भी आएगी, इधर 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 हर तरफ निकलेगी, है ना, ऊपर नीचे 6 फेसेस में जाएगी। तो गॉस थ्योरम के अनुसार अब ये क्या है? ये क्यूब है। क्यूब के जितने भी पृष्ठ हैं, क्यूब के जितने भी पृष्ठ हैं वे क्या है? गॉसियन सरफेस हैं। क्या है? गॉसियन सरफेस। तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर, एक गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू आवेश रखा, तो टोटल पूरे के में, पूरे पृष्ठ से, है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, ऑल सरफेस लिख सकते हैं। सारे सरफेस से कितना होगा? फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही तो कूलाम, यही तो गॉस थ्योरम कहता है, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्यू है, सीधे एप्सिलॉन 0 का टोटल यही हो गया। तो ये तो होगा सारे ऑल सरफेस का मतलब 6 सरफेस, 6 सरफेस से इतना हो रहा है। तो ईच क्या कह रहे हैं? फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, प्रत्येक क्या हो जाएगा? सो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, इस सरफेस क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 6 सरफेस से तो इतना जा रहा है, तो एक सरफेस से कितना जाएगा? 1/6 क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। यही आंसर है। क्लियर? आ रही बात समझ में? ये तो हुआ इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है? पहले पार्ट में था क्यू क्या है? इनसाइड है, अंदर रखा हुआ है, तब ठीक है, इनसाइड एट सेंटर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जो क्यू है वह किसी एक कॉर्नर पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? क्यू एट ए कॉर्नर। ठीक है, किसी भी कोने पे रखा गया है 3 सरफेसेस के। तब जो है प्रत्येक पृष्ठ से कितने फ्लक्स पास करेंगे। तो इसको थोड़ा सा बारीकी समझिएगा, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे आप, है ना। तो यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से इसको हम एक स्फीयर मान लेते हैं। देखिए एक यहाँ और ये इधर से जा ही रहा है, ठीक है। तो देखिए यह जो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएँ जो निकलेंगी, वैद्युत फ्लक्सेस, जो फ्लक्स इधर से जाएगी, ठीक है। इस पृष्ठ से तो कोई नहीं जाएगा, काटे कोई भी। पहली बात ये समझ लीजिए कि ये जो स्फीयर, अगर ये स्फीयर है, छोटा सा पॉइंट है, तो यह क्या हुआ, इसका एक स्फीयर है, इसका सिर्फ ये इतना सा हिस्सा बचेगा अंदर, कोना, ठीक है। 1/8वां हिस्सा बचेगा, इसी के कारण वैद्युत फ्लक्स अंदर की ओर जाएंगी, बाकी सब तो बाहर हो गए, ये भी बाहर है ना। तो कुछ इस तरीके से इसको ऐसे बढ़ा लें हम अगर, तो देखिए इतना हिस्सा बचा, इसके कारण वैद्युत फ्लक्स इधर आ रही, कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो इनके कारण और भी अभी देखिए ये 4 पार्ट ऊपर हुआ और नीचे भी जाएगा 4, तो 1/8वां हिस्सा जो होगा क्यू का, है ना, उसी के कारण वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और वो क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा तो ये फ्लक्स यहाँ से जाएगी, कुछ फ्लक्स इससे होके जाएंगे, है ना, और देखिए पहला फ्लक्स ये इसको पास करेगा और इसके पीछे जो ये वाला फ्लक्स है, प्रेस है, इन 3 पृष्ठों को से फ्लक्स पास करेगा इस केस में, बाकी 3 पृष्ठों से पास नहीं करेगा। ठीक है, तो कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू 3 सरफेसेस, 3 सरफेस, 1 2 3 से क्या हो जाएगा, 1/8वां जाएगा, क्योंकि देखिए इस क्यूब को एक क्यूब इधर रखेंगे, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, अभी तो ये हुआ, फिर नीचे भी, तो 1/8वां हिस्सा हो जाएगा ये। फाई ई इज इक्वल टू 1/8 ऑफ Q/ε0। पूरा कितना है, पूरा कितना, अगर पूरे को बंद करते हैं Q/ε0 होता है, लेकिन सिर्फ 1/8वां हिस्सा इसके अंदर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 3 सरफेस के से इतना पास करेगा, तो सो फ्लक्स थ्रू 1 सरफेस, एक सरफेस से कितना हो जाएगा, तो 1/3 कर लीजिए, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 1/8 इंटू Q/ε0, यानी Q/24ε0 या 1/24 Q/ε0। ये आंसर होगा हम लोगों का। ओके, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, अपनी किताबों को पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके बच्चों, तो टेक केयर, अपना ध्यान दें और अधिक से अधिक पढ़ाई करें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप कितना सीख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें। ओके, अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और भी मेहनत के साथ और भी अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से रखा जाएगा कि आपके 10+2 जो 12th बोर्ड हैं, किसी भी बोर्ड में अगर हैं उसके लिए तो यूजफुल है ही, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरीके से इतना बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, इतना अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगाए जाएं कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो नीट लेवल में जा सकें, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो, नीट को क्रैक कर सकें। और अगर आप मैथ ग्रुप के हैं तो आप IIT को क्रैक कर सकें। तो हमेशा जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट यह है कि आपको नीट और IIT जी के लेवल में ला सकें, उस लेवल की आपको जो है नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, उस लेवल का मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। और इसमें आप सबका सहयोग होना चाहिए। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। ओके बच्चों।